नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली सर्दी की शुरुआत हो गई है। उत्तर भारत से चली शीतलहर ने समूचे मैदानी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। गुरुवार रात से चल रही तेज शीतलहर की वजह से तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं उत्तरी राजस्थान के कई जिले कोहरे से ढके रहे। अभी इस समय हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर ही मौजूद है। यदि हम आपको यहाँ की विजिबिलिटी दिखाएं तो देखिए यहाँ की विजिबिलिटी मुश्किल से 15 से 20 मीटर ही बन पाती है। लेकिन जैसे जैसे हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बाहर रूरल एरिया की तरफ निकलते हैं तो ये कोहरे की जो घनापन है ये और ज्यादा घना हो जाता है और डेंसिटी भी काफी हद तक बढ़ जाती है। सीकर के फतेहपुर में पारा 6.8 डिग्री सेल्सियस गिरकर -1.6 पर पहुंच गया, जो सीजन का सबसे कम तापमान रहा। वहीं माउंट आबू और चूरू में भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शीतलहर और कोहरे की वजह से कई लोगों का हाल अब बेहाल होने लगा है। लोग अब बाहर निकलने की जगह घरों में रहना पसंद करने लगे हैं। जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनके लिए परेशानी काफी बढ़ गई है। आग से बचने के लिए कई जगह लोग अलाव का सहारा लेते भी नजर आए। इस साल तो ठंडी पहले आ गई, समय से पहले लगता है और ठंडी बहुत ज्यादा है, इसीलिए किसान भी अभी अपने काम पे बहुत लेट में निकल रहे हैं। फ्लाईओवर बना था, सोचा था शहर की गति को रफ्तार मिलेगी, लेकिन हुआ सब उल्टा। रफ्तार तो दूर की बात है, इस फ्लाईओवर पर तो गाड़ियां अटक अटक कर चलती है। छोटी गाड़ियां हिचकोले खाती है तो बड़े बड़े कंटेनर भी दम तोड़ते नजर आते हैं। ये तस्वीरें राजसमंद के नेशनल हाईवे 8 पर बने एक फ्लाईओवर की है। 500 मीटर लंबे इस फ्लाईओवर पर नियमों के मुताबिक एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं होना चाहिए था, लेकिन नाथद्वारा बस स्टैंड से बने इस फ्लाईओवर पर ठेकेदारों ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 80 स्पीड ब्रेकर बना दिए। इन स्पीड ब्रेकर की वजह से जहां गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया, वहीं इनकी वजह से हादसों की संख्या भी बढ़ने लगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे ओवरब्रिज पर कहीं पर भी वाहनों की सुरक्षा के लिए बफर जोन नहीं छोड़ा गया है। ऐसे में अगर कोई भी वाहन बेकाबू हो जाता है तो दीवार तोड़कर सीधे नाथद्वारा शहर के प्रतिष्ठानों पर गिरेगा। इस ओवरब्रिज पर विकट मोड़ और उसके डिजाइन पर कई विशेषज्ञ भी सवाल खड़े कर चुके हैं। साथ ही कुछ जागरूक लोगों ने इसे कोर्ट में चुनौती भी दे रखी है। बूंदी से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां कुछ दबंगों ने चोरी के आरोप में एक शख्स को बंधक बनाकर पीट दिया। मारपीट की घटना 4 दिन पहले की है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो में वो दबंग उस शख्स को पेड़ से बांधकर पीटते नजर आ रहे हैं। दबंगों ने पहले तो उस पर कई थप्पड़ बरसाए और फिर बेरहमी से उसकी पिटाई की। इस वारदात का वीडियो वायरल होने के बाद जिले की डीएम पीड़ित से मिलने उसके घर पहुंच गई, जहां उसके घर वालों ने कलेक्टर को मारपीट के निशान दिखाए और उनसे आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की। वहीं डीएम ने भी उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिया, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया। बताया गया कि इस मामले में बाकी बचे आरोपियों की तलाश की जा रही है। जैसलमेर से सटे भारत पाकिस्तान सीमा की बेहतर निगरानी के लिए बॉर्डर पर एलईडी लाइट्स लगाने का काम शुरू हो गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच करीब 3,500 किलोमीटर की सीमा है, जहां अभी तक पीले रंग वाली सोडियम लाइट्स का इस्तेमाल होता आया है, लेकिन अब इन सोडियम लाइट्स को दूधिया रोशनी वाली एलईडी लाइट से बदलने का काम शुरू कर दिया गया है। खास बात यह है कि जैसलमेर में सीमा के एक बड़े हिस्से में तेज रोशनी वाली इन एलईडी लाइट्स को लगा भी दिया गया है। बताया गया कि लाइट्स सीमा पर पहले इस्तेमाल होने वाली पीली सोडियम लाइट से कहीं ज्यादा रोशनी देती हैं, जिसकी वजह से जवानों के लिए बॉर्डर की निगरानी रखना ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि दुर्गम इलाका होने की वजह से इन जगह पर पेट्रोलिंग वैसे ही काफी कठिन होती है। ऐसे में अंधेरे का फायदा उठाकर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की वारदातों को अंजाम दिया जाता था, लेकिन एलईडी लाइट्स लगने के बाद भारतीय जवानों की नजर से बचना काफी मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल जम्मू और राजस्थान में करीब 70% सीमा पर ऐसी लाइट्स लगा दी गयी है। सर्दी तेज होते ही बूंदी जिले में गन्ने के खेतों में गुड़ उत्पादन का काम तेज हो गया है। यहाँ देशी तरीके से गुड़ का निर्माण हो रहा है। खास बात यह है कि पहले हिंडौली का ये इलाका सब्जी उत्पादन के लिए जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम गुड़ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हो रहा है। खास बात यह है कि यहाँ बनने वाले गुड़ में काजू, बादाम, मूंगफली, इलायची, अजवाइन, केसर और काली मिर्च मिलाई जाती है, जिसकी वजह से न केवल इसका रंग चॉकलेटी हो जाता है, बल्कि इसकी खुशबू भी इसे आम गुड़ से खास बनाती है।
खास खुशबू और रंग की वजह से पूरे प्रदेश के साथ साथ आसपास के राज्यों में भी यहाँ गुड़ की डिमांड बढ़ती जा रही है और उस डिमांड को पूरी करने के लिए यहाँ के गन्ना किसानों ने गुड़ उत्पादन का काम तेज कर दिया है। की डिमांड पिछले साल भी हमने देखा था कि दूर दूर से लोग यहाँ पर आए थे और इन्होंने इस गुड़ को बाहर भी डिमांड के अनुसार जयपुर में, जैसे दिल्ली में। खास बात यह है कि चॉकलेटी गुड़ बनाने के लिए किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लिहाजा लोग इसे बड़े चाव के साथ खाते हैं। नेशनल कैडेट कोर ये कैडेट्स राजधानी दिल्ली के राजपथ पर 26 जनवरी की परेड में अपना दम दिखाने वाले हैं। हर साल की तरह इस बार भी राजस्थान कंटिजेंट नई दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड कैंप में भाग लेने के लिए तैयार है और ये सभी कैडेट्स दिल्ली रवाना भी हो चुके हैं। खास बात यह है कि राजस्थान के ये कैडेट्स अपनी लोक संस्कृति की चमक भी राजपथ पर बिखेरेंगे। जयपुर में आयोजित प्री-आरडीसी कैंप की क्लोजिंग सेरेमनी में इनकी एक झलक भी देखने को मिली। आपको बता दें, इस बार इस दल की अगुवाई कंटिजेंट कमांडर कर्नल संजय गुप्ता कर रहे हैं। राजस्थान से हर साल करीब 100 से ज्यादा बच्चे राजपथ पर होने वाली परेड में हिस्सा लेने जाते थे, लेकिन इस साल कोरोना के चलते इनकी संख्या घटकर 57 रह गई है। आस्था के आगे हर चीज बेमानी हो जाती है। रामधन महाराज की इस लोटन यात्रा को देखकर आप यही कहेंगे। बताया जा रहा है कि रामेश्वर महादेव मंदिर से रामधन महाराज ने अपने लोटन यात्रा की शुरुआत की है, जो रामदेवरा तक का सफर पूरा करेंगे। इसी सफर में जब उनकी लोटन यात्रा देवगढ़ क्षेत्र के मियाला पहुंची तो उनका भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि मियाला में भी बाबा रामदेव का प्रसिद्ध मंदिर है और मान्यता है कि जो रामदेवरा दर्शन के लिए जाता है उसकी मनोकामना तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि वो मियाला में बाबा रामदेव के दर्शन नहीं कर लेता। इसी वजह से मियाला पहुंचने पर लोटन बाबा रामधन महाराज ने भी बाबा रामदेव की यहाँ पूजा की और इस दौरान ग्रामीणों ने ढोल नगाड़े की थाप पर उनका स्वागत किया। रामधन महाराज का कहना है कि उन्होंने बाबा रामदेव से मन्नत मांगी थी कि उनके पिता का कार्य पूरा हो जाएगा तो रामदेवरा तक लोटन यात्रा करेंगे और इसी कड़ी में ये उनकी 5वीं लोटन यात्रा है। ऐसे तो ये है कि ये 5वीं यात्रा है और बाबा की कृपा हो गई और मेरे पिताजी की कोई समस्या थी वो ठीक हो गई। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। बिहार की राजधानी पटना के पास दानापुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। ये वीडियो एक सड़क हादसे का है जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार की ट्रैक्टर से जोरदार टक्कर हो गई थी। ट्रैक्टर से मोटरसाइकिल की टक्कर की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें सड़क पर दौड़ रही गाड़ियों के बीच एक मोटरसाइकिल सवार नजर आया। वीडियो में बाइक की रफ्तार तेज दिखाई दी जो सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर से जा भिड़ी। हादसे के बाद ट्रैक्टर लेकर ड्राइवर वहां से फरार हो गया, जबकि घायल युवक को उठाने कुछ लोग दौड़ पड़े, लेकिन जब तक उसको अस्पताल पहुंचाया जाता उसने दम तोड़ दिया। इस हादसे में जिस शख्स की मौत हुई है उसका नाम श्रीकांत बताया जा रहा है। श्रीकांत के भाई निरंजन का कहना है कि श्रीकांत दफ्तर के लिए निकले थे और इसी दौरान सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। चमत्कार नहीं तो क्या है ये। 11 घंटे तक 1.5 साल की जो बच्ची 15 फीट गहरे बोरवेल में फंसी थी वो बाहर आकर फिर चहक उठी है। दिव्यांशी की इस मुस्कान पर हर उस शख्स का थकान गायब हो गई जो उसे बोरवेल से बाहर निकालने के लिए घंटों से मेहनत कर रहे थे। हजारों लोगों की दुआओं का असर ही है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर के दौनी नौगांव में 1.5 साल की दिव्यांशी कुशवाहा खेलते वक्त अपने खेत में खुले पड़े बोरवेल में गिर गई। दिव्यांशी को बोरवेल में गिरता देख उसकी बहनों ने शोर मचाया और वहीं मौजूद उसकी मां ने आसपास के लोगों को बताया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और फिर शुरू हुआ दिव्यांशी को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन।
दिव्यांशी 15 फीट नीचे फंसी थी। बोरवेल में जब कैमरा डाला गया तो पता चला वो ठीक है और हाथ पांव हिला भी पा रही है। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। 11 घंटों की मेहनत के बाद बोरवेल के पैरेलल एक गड्ढा खोदकर दिव्यांशी को बाहर निकाल लिया गया। दिल्ली की शालीमार बाग से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां सरेआम मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाश एक महिला का मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। वहीं बदमाशों को पकड़ने की कोशिश में वो महिला सड़क पर कुछ दूर तक घसीटती चली गई, लेकिन मोटरसाइकिल सवार बदमाश फिर भी नहीं माने। जिसकी वजह से वो महिला बीच सड़क पर कुछ दूर तक घसीटने के बाद बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। उसी वक्त एक कार और दूसरी मोटरसाइकिल वहां से गुजरी। गनीमत रही कि उन्होंने वक्त रहते उसे देख लिया और तुरंत अपनी गाड़ियां रोक दी। इसके बाद आसपास मौजूद कुछ महिलाओं की नजर उस पर पड़ी और वो उसकी मदद के लिए उसके पास पहुंच गई। उन्होंने उसे उठाया और सड़क के किनारे ले गई। तब तक वहां लोगों की भीड़ जुट चुकी थी। खबर है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस आरोपियों को पकड़ने में जुटी है। पश्चिम बंगाल के हुगली में टीएमसी समर्थकों और लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन एसएफआई के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। बताया गया कि एसएफआई कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकाली थी और उसी दौरान टीएमसी समर्थकों ने एसएफआई कार्यकर्ताओं पर अचानक हमला कर दिया और देखते ही देखते नौबत ये आ गई कि दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ पड़े। जिसके हाथ जो लगा वो उसे लेकर दूसरे पक्ष पर झपटा। इन लोगों के हाथों में डंडे दिखे जिन्हें लेकर वो दूसरे पक्ष के लोगों की ओर दौड़ते दिखे, लेकिन अचानक पासा पलट गया। जो लोग भाग रहे थे उन्होंने एक शख्स को घेर लिया और उसे बुरी तरह पीटने लगे। ये देखते ही वहाँ मौजूद लड़कियों की चीख निकल गई। ये सारी घटना पुलिस के सामने हुई। मारपीट में कई लोगों को गंभीर चोटें आई। इससे पहले जैसे ही पुलिस को मामले के बारे में पता चला वो वहाँ पहुँच गई और दोनों पक्षों के लोगों को समझाने लगी, लेकिन कोई भी पुलिस की बात सुनने के मूड में नहीं दिखा। उल्टा वो पुलिस के सामने ही चीखते चिल्लाते रहे। काफी पसीना बहाने के बाद पुलिस ने लोगों को शांत तो किया, लेकिन हालात तनावपूर्ण बने रहे। बीजेपी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की केरल के कुन्नूर में पुलिस से झड़प हो गई। इन प्रदर्शनकारियों ने कुन्नूर यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर गोपीनाथ रविंद्रन के इस्तीफे की मांग की, जिसके लिए वो लोग सड़कों पर उतर आए, लेकिन पुलिस उनके रास्ते में रोड़ा बनकर खड़ी हो गई। पुलिस ने बीच रास्ते में बैरिकेडिंग कर दी जिसे पार करने की। जब इन प्रदर्शनकारियों ने कोशिश की तो पुलिस ने उन पर पानी की बौछार कर दी। इसके बावजूद कुलपति के विरोध में उतरे इन कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद रहा और वो बैरिकेड्स पर चढ़कर नारेबाजी करते रहे। जब ये प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें जबरन हिरासत में लेना शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने उनके साथ धक्का मुक्की और खींचतान की, यहाँ तक कि उन्हें जमीन पर घसीटा तक गया, लेकिन उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और देश हित में नारे लगाते। पुलिस की गाड़ी में सवार होने तक भी प्रदर्शनकारी पूरे जुनून से अपनी मांगे सबके सामने रखते रहे। इस दौरान कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आई हैं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में हुए हिंदू एकता महाकुंभ कार्यक्रम में छात्रों के बवाल का वीडियो वायरल हो गया। ये कार्यक्रम एक दिन पहले हुआ था, जिसमें पंडाल के पास एनसीसी और एड्स हेल्थ केयर फाउंडेशन से जुड़े छात्रों की ड्यूटी लगी थी, जो अचानक एक दूसरे से भिड़ गए। इन छात्रों ने इतना बवाल किया कि उन्हें काबू करना मुश्किल हो गया। वहाँ तैनात पुलिस वालों को जब तक समझ आता कि क्या हुआ, तब तक बात बढ़ चुकी थी। दोनों तरफ के छात्र एक दूसरे को कुर्सियां फेंक कर मारने लगे। इन लोगों को कुर्सियां उछालते देखकर ऐसा लगा कि वो हवा में गेंद उछाल रहे हों। इन लोगों ने कार्यक्रम में लगी कुर्सियों को दूर दूर तक फेंका, जिसके बाद पुलिस वाले बीच में कूदे और दोनों तरफ के छात्रों को हटाने लगे। लेकिन ये काम उतना आसान नहीं था, क्योंकि वो बातों से नहीं माने। हारकर पुलिस वालों ने डंडे उठाए और हंगामा करने वाले एनसीसी और एड्स हेल्थ केयर फाउंडेशन के छात्रों को रोकने लगे। पूरी घटना का किसी ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उत्तर प्रदेश के बरेली में 84 साल का एक शख्स अपनी अनोखी मोटरसाइकिल के लिए चर्चा में है। मोहम्मद सईद नाम के शख्स की खास तौर पर चुनावों में मांग बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता की वजह से वो सियासी दलों के भी रडार पर रहते हैं।
पेशे से सुरमा बेचने वाले मोहम्मद सईद की जान उनकी मोटरसाइकिल में बसती है। सुरमा बेचने वाले एक शख्स 84 साल के हैं मोहम्मद सईद, वो इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए। अपनी मोटरसाइकिल के नाम उन्होंने टार्जन रखा है, जिस पर वो सड़कों पर स्टंट भी दिखाते हैं। उनकी हाईटेक मोटरसाइकिल उनकी आवाज सुनकर ही स्टार्ट होती है। टार्जन स्टार्ट हो। यहाँ तक कि मोटरसाइकिल में आगे एटीएम लगा है, जो खुले पैसे निकालता है, वो भी आवाज सुनकर। 5 रुपए निकालिए। 5 रुपए दो भाई। यहाँ तक कि लोगों का मनोरंजन करने के लिए मोटरसाइकिल गाने भी बजाती है। अपनी अनोखी मोटरसाइकिल के लिए वो पूरे शहर में मशहूर हैं। अपनी लोकप्रियता की वजह से चुनावों में नेता उन्हें प्रचार के लिए अपने साथ रखने की कोशिश में रहते हैं। अपने इसी हुनर की वजह से वो बरेली में टार्जन चाचा के नाम से मशहूर हैं। हिमाचल प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि प्रदेश के 8 इलाकों में पारा माइनस से नीचे लुढ़क गया है। शीतलहर से ठिठुरन बढ़ी है और ठंड प्रचंड हुई है। गुरुवार को लाहौल स्पीति में बर्फीला तूफान आने से परेशानी और बढ़ गई है। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के पास बर्फीले तूफान में कई गाड़ियां फंस गई थी, जिन्हें पुलिस जवानों ने बाहर निकाल लिया। इस तूफान से किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर तो नहीं है, लेकिन इसकी वजह से परेशानी जरूर बढ़ गई है। खास बात यह है कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से हिमाचल प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया है। शिमला समेत प्रदेश के 8 शहरों का न्यूनतम पारा माइनस में पहुंच गया है। लाहौल स्पीति का हाल तो सबसे बेहाल है, जहां नदी नाले जमने लगे हैं और हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। धीरे धीरे जो जमाव है ये मुख्य जो नदी है उसकी तरफ बढ़ रहा है, और जिसके चलते जो तापमान गिर रहा है, इसके चलते जो है यहाँ का सामान्य जनजीवन भी काफ़ी प्रभावित हो रहा है। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए लाहौल स्पीति से प्रेमलाल। उत्तराखंड के चमोली में नीति घाटी में लगातार शीतलहर बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ बहने वाली धौली नदी जमने की कगार पर है। आपको बता दें, धौली नदी में गमशाली के पास एक झील बनी हुई है, जो कड़ाके की ठंड के चलते जमने लगी है। दिसंबर के पहले सप्ताह में हुई बर्फबारी के बाद लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कड़ाके की ठंड की वजह से नदी नाले जमने की कगार पर हैं। वहीं इलाके में भारतीय सेना के जवान रहते हैं, जो इतनी ठंड के बावजूद देश की रक्षा के लिए तैनात हैं। हालांकि आने वाले दिनों में उनकी भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वो कड़ाके की ठंड के बाद यहाँ पे जमती हुई नजर आ रही है, और अभी तो ठंड का केवल आगाज हुआ है। दिसंबर 15 तारीख हुई है और अभी ठंड आनी बाकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में धौली नदी जो है वो पूर्ण तरीके से बर्फ के बीच जम जाएगी, जिससे इस क्षेत्र में कड़ाके की ठंड भी पड़ेगी। हालांकि ये नज़ारे बहुत सुंदर हैं, देखने वालों के लिए बहुत ज़्यादा सुंदर ये नज़ारे हैं, लेकिन जो सेना के जवान इन क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए ये मुश्किल भरे पल भी होते हैं, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में लगातार अब ठंड बढ़ती ही चली जाएगी। नितिन सेमाल, न्यूज़ 18 गमसाली। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक में खोले गए जम्मू कश्मीर के पहले वर्चुअल गेमिंग एरेना की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। स्थानीय लोग तो यहाँ बड़ी संख्या में यहाँ आ ही रहे हैं, साथ ही कश्मीर घूमने आने वाले पर्यटकों को भी ये भा रहा है। अब तक पर्यटक कश्मीर की खूबसूरती का ही मजा लिया करते थे, लेकिन अब ये गेमिंग एरेना भी मस्ट विजिट प्लेस बन गया है। इस गेमिंग सेंटर की खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ बच्चों के खेलने का ही प्रबंध नहीं है, बल्कि सभी उम्र वर्ग के लोगों के लिए यहाँ तमाम वर्चुअल गेम्स हैं। आपको बता दें, 2 युवा उद्यमी अदनान शाह और आकिब छाया ने अपनी इस परिकल्पना से आनंदित हो रहे लोगों को देखकर वो खुश हैं। उनका कहना है कि कश्मीर में इस तरह के गेम सेंटर्स की सख्त जरूरत थी, क्योंकि बाहर के देशों में पर्यटक स्थलों पर इस तरह की सुविधाएं होती हैं। बहुत अच्छा लगा गेम खेलने में। क्या क्या गेम यहाँ पे? बाइक और वो फोन में आंखें खराब हो रही हैं उनकी, यहाँ पे आकर वो फ्रेश हो जाएंगे अच्छे से। यहाँ पे बहुत सारी गेम्स है खेलने लायक। फ्रांस के एक शहर ने अपने सीवेज सिस्टम को मैनेज करने का आधुनिक और अनोखा तरीका अपनाया है। वहाँ सफाई कर्मचारियों को अपनी जान जोखिम में न डालनी पड़े, इसलिए सीवर और नालों के मुआयने के लिए ड्रोन काम पर लगा दिए। और फिर जो तस्वीरें सामने आई उनमें मैनहोल के अंदर उतरा ड्रोन किसी सफाई कर्मचारी का काम संभालता नजर आया। अंदर ड्रोन काम पर लगा रहा और सीवर के चप्पे चप्पे की तस्वीर बाहर मौजूद कर्मचारियों को कंट्रोल स्क्रीन पर लाइव दिखती रही।
महज 10 मिनट की उड़ान में 200 मीटर लंबे पाइप्स की जांच करके ड्रोन वापस भी आ गया। वहीं अगर कोई सफाई कर्मचारी मैनहोल के अंदर घुसता तो घंटे भर तक बाहर नहीं निकल पाता। उसकी जान तो खतरे में रहती, उसका डर अलग। सिर्फ ड्रोन ही नहीं, ओहायो शहर में पहियों वाले रोबोट भी सीवरों का ख्याल रखने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सामने आई तस्वीरों में पहियों वाला एक रोबोट गंदगी और कूड़े से भरे अंडरग्राउंड पाइप्स के अंदर आराम से दौड़ता दिखा। उसे ऑपरेट करते रहे और उनके एक इशारे पर रोबोट सीवर का कोना कोना खंगालता नजर आया। कहाँ कोई दिक्कत है, कहाँ मरम्मत की जरूरत है, इसकी एक एक जानकारी उसने बाहर पहुँचा दी। तेजी से पैर पसारते ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए यूरोप के कुछ देशों ने अपने यहाँ 5 से 11 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया है। वहाँ 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को तो पहले ही टीका लगाया जा रहा था, लेकिन पिछले महीने यूरोपियन यूनियन ने कम उम्र के बच्चों के लिए भी फाइजर के टीके की कम डोज वाली वैक्सीन को मंजूरी दे दी थी। यूरोपियन यूनियन से मंजूरी मिलने के बाद कोरोना संक्रमण से खौफजदा माँ बाप अपने बच्चों को लेकर वैक्सीनेशन सेंटर पहुँचते नजर आए। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद 5 से 11 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू करने वालों में इटली भी रहा। वहां की राजधानी रोम से सामने आई तस्वीरों में बच्चों का एक म्यूजियम ही वैक्सीनेशन सेंटर बना दिखा। मैड्रिड के पास एक दूसरे शहर के टीका केंद्र में तो टीका लगवाने के बाद बच्चों को खुश करने के लिए स्टिकर भी दिए गए। स्पेन का लक्ष्य है कि क्रिसमस से पहले छोटे बच्चों को वैक्सीनेट कर दिया जाए। यूरोप के देश हंगरी में भी 5 से 11 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की राजधानी लीमा में कोरोना की चपेट में आकर अस्पताल में भर्ती हुए कुछ बच्चों को क्रिसमस के त्योहार से पहले तोहफे दिए गए। बताया गया कि कोरोना के हल्के लक्षण दिखने के बाद 126 बच्चों को उनके मां बाप के साथ उस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद सामाजिक संगठनों से जुड़े कुछ लोग उन बच्चों से मिलने सेंटा क्लॉज के लिबास में अस्पताल पहुंचे। खास बात ये रही कि वो लोग कोरोना के खतरे का ख्याल रखते हुए अस्पताल के अंदर नहीं गए, बल्कि पूरी सावधानी बरतते हुए हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से वार्ड की खिड़कियों तक पहुंचे, जहां उन्होंने कई बच्चों को क्रिसमस के तोहफे दिए। महामारी के बीच तोहफे पाकर बच्चे काफी खुश दिखाई दिए। उनके हाथों में रंग बिरंगे बैलून नजर आए। वहीं कुछ लोग संगीत की धुन पर डांस करते भी दिखाई दिए। सेंटा क्लॉज के लिबास में वहां पहुंचे लोगों ने बच्चों के जल्द ठीक होने की कामना की। पेरू में कोरोना की वजह से अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।